गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम श्वेतामृत शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि जून 2019 का उसका पार्ट 4 लेके आए हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स मिलेंगी हमारी वीडियोस के बारे में, और साथ के साथ आप हमारे हिंदी मीडियम में भी फूड्स के या फिर आप टेक्सटाइल्स एंड अपैरल के इंग्लिश एंड हिंदी नोट्स की वीडियोस भी आप ले सकते हैं जो कि पेड रहेंगी। साथ के साथ हमारे पास PDF नोट्स भी अवेलेबल है फॉर ऑल द 10 यूनिट्स, और अगर किसी को भी इंडिविजुअल यूनिट लेने हैं तो उसके लिए भी आप हमारे से बात कर सकते हैं। मेल कर सकते हैं 3kmsfashion@gmail.com को। So question number 46, children 6 to 59 months suffering from SAM। कौन से बच्चे? SAM क्या होता है? SAM that is severe acute malnutrition। ठीक है, तो 6 से जो 59 मंथ्स के बच्चे होते हैं जिसको सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन होता है, उनको 3 क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। कौन कौन से? वेट फॉर हाइट दैट इज -3, हाइट फॉर एज -3, MUAC less than 115 mm and MUACE less than 125 mm, बायलेटरल ऑडिमा या नो ऑडिमा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं जिसके अंदर कुछ एक कोड्स दे रखे हैं। तो हम समझते हैं हमारा आंसर है A, C एंड E। A, C एंड E। सबसे पहली बात तो हम पहले देखते हैं C, MUACE। सबसे पहले SAM क्या है? हमारा सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन है, जो कि हमारा 5 to 59 मंथ ऑफ एज के अंदर सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं हम? जिसमें लो वेट फॉर हाइट, लो वेट फॉर लेंथ और क्लिनिकल साइन ऑफ बायलेटरल पिटिंग ऑडिमा हो जाता है, और वेरी लो मिड अपर आर्म सर्कमफ्रांस भी रहता है। तो ये कौन सा होता है हमारा? जिसके अंदर अब MUAC क्या है हमारा? ये हमारा है लोअर मिडल अपर आर्म सर्कमफ्रांस, जिसमें वो इंक्रीज कर जाता है स्टैंड लो, मतलब एंथ्रोपोमेट्रिक जो एडमिशन क्राइटेरिया है हमारा न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन के अंडर। और साथ के साथ उसके साथ क्या होता है? जो वेट फॉर हाइट होता है Z स्कोर का, वो भी लेस देन -3 रहता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, assertion और रीजन है ये। नैनो टेक्नोलॉजी कैन बी अप्लाइड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीस्टैटिक गारमेंट्स। तो जो हमारी नैनो टेक्नोलॉजी है, क्या वो हमारी एंटीस्टैटिक गारमेंट्स के लिए यूज़ की जाती है? रीज़न दे रखा है उसका, नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप्स एन एंटीस्टैटिक मेम्ब्रेन ऑन द गारमेंट विच प्रोटेक्ट द वियरर फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप होती है एंटीस्टैटिक मेम्ब्रेन से, और गारमेंट क्या करती है? हमारे प्रोटेक्ट करती है वियरर को। किससे प्रोटेक्ट करती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस से। सो यहाँ हमारे कोड्स दे रखे हैं। यहाँ पर ये दोनों हमारे करेक्ट रहेंगे। क्यों? क्योंकि ATO दैट इज एनो एंटीमोनी डॉप्ड टिन ऑक्साइड, ये क्या प्रोवाइड करती है? एंटीस्टैटिक इफेक्ट प्रोवाइड करती है, बिकॉज ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल्स होते हैं। जिस तरह से सच मटेरियल्स क्या हेल्प करते हैं कि ये स्टैटिक चार्ज को एक्यूमुलेट करते हैं फैब्रिक के ऊपर। और हमारे नैनो टेक्नोलॉजी पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलीन को डेवलप करते हैं एंटीस्टैटिक मेम्ब्रेन से, ताकि वो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग बना के रखे। और वर्क वियरर प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से? वियरर को इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे डिस्चार्जेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रेग्नेंट वुमेन was informed that her fertile ovum was growing in a area other than the uterus। की एक जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो क्या वो ये बताती है हमें कि जो उसका ओवम फर्टाइल हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? उसके यूट्रस में नहीं हो, उसकी अलग जगह पे हुआ है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? तो ऑप्शन है RH इनकम्पिटेबिलिटी, IVF दैट इज इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, सरोगेसी, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 4th दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लेकिन हम सबके बारे में जानते हैं RH इनकम्पिटेंसी के अंदर क्या होता है? जब प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर होती है वो RH हमारी क्या होती है? नेगेटिव होती है उसका ब्लड, और जो बेबी होता है उसका ऑपोजिट रहेगा कि अगर माँ का नेगेटिव है तो बेबी का क्या रहेगा? पॉजिटिव ब्लड रहेगा। और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या रेफर करते हैं? कि हमारा RH फैक्टर रेफर करते हैं। और RH फैक्टर क्या होता है? कि प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे RBCs में, रेड ब्लड सेल्स में, उसको इंडिकेट करता है। IVF इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सीरीज है। आप लोगों ने मूवी देखी होगी गुड न्यूज़, ठीक है, करीना कपूर वाली, अक्षय कुमार वाली, दिलजीत दोसांझ। तो उसके अंदर क्या चीज़ थी कि वो क्या करते हैं? वो फर्टिलाइजेशन करते हैं, लेकिन वो मैच्योर एग को कलेक्ट करते हैं और ओवरी
ओवरी से और स्पर्म के साथ लैब के अंदर फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, सरोगेसी क्या होता है, यहाँ पर भी हम एक मूवी का एग्जांपल लेंगे। जो मूवी थी सलमान खान, प्रीति जिंटा एंड रानी मुखर्जी की, चोरी चोरी चुपके चुपके, अगर आपने वो देखी होगी तो उसके अंदर भी वो क्या करते हैं, प्रीति जिंटा को वो क्या करते हैं, लेते हैं कि वो उनके बच्चे को डिलीवर करे, बर्थ करे। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको अरेंज करना होता है एक वुमेन को जो सैरोगेट मदर के नाम से होती है, जो क्या करे कि किसी और पर्सन का बेबी अपने को वो बियर करे। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हो, जिनके लिए वो ऐसा कर रही है वो लोग पेरेंट्स बन जाएंगे। एंड लास्ट जो हमारा यहाँ पर आंसर है दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी होती है जिसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो अटैच हो जाता है यूट्रस के बाहर। ठीक है, और इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होती है और वेजाइनल ब्लीडिंग भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है, फूड सप्लीमेंट्स पूछे हैं जो प्रोवाइड होते हैं हमारे एथलीट्स को, मतलब एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस को स्पोर्ट परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए क्या लेते हैं, हेल्दी फूड लेते हैं, थेरेप्टिक फूड लेते हैं, आर्गोजेनिक फूड्स लेते हैं या न्यूट्रास्यूटिकल्स लेते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है वो आर्गोजेनिक एड्स लेते हैं। बाकी सबका भी हम देखते हैं कि क्या होता है, जो हमारे फ्रूट्स और बेरीज हो गई, ठीक है, ये सारी हमारी हेल्थ फूड होते हैं, जो ये स्वीट न्यूट्रिशियस फूड होते हैं जो इजीली हमारी डाइट के अंदर हमें दे देते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रिपरेशन करने की नीड नहीं होती। थेरेप्टिक फूड्स हमारे पेशेंट्स को दिए जाते हैं, वो पर्टिकुलरली जो भी पर्सन की, जो भी पेशेंट की डिजीज डायग्नोज हुई है उसके अकॉर्डिंग ही स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के साथ पर्सन को दिया जाता है। और आर्गोजेनिक एड्स को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस एनहांसर, परफॉर्मेंस को एनहांस करने वाला। ये मेंटल और फिजिकल एजेस, एक्सरसाइज, कॉम्पिटेंसी, इन सब चीज़ों को क्या करता है, बढ़ाता है। जैसा आपका कैफीन हो गया, स्पोर्ट्स ड्रिंक हो गई, ये है क्या, इलीगल है। ठीक है, लेकिन कुछ एक जो है हमारी आर्गोजेनिक एड्स वो हमारी सेफ है, लेकिन कुछ एक हार्मफुल भी है। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होती है, ये एक बहुत ही बड़ी एक टर्म है जिसके अंदर क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट को डिराइव किया जाता है फूड सोर्सेज के बेस पे कि वो एक्स्ट्रा हमें हेल्थ बेनिफिट्स देती है, हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो हमारी फूड्स में पाई जाती है उसके अलावा। Question number 15, which of the following is the most appropriate for achieving good quality scooped hemline of a dress? ऐसी कौन सी है इनमें से जो हमारी हेमलाइन को, नीचे की जो हमारी हेमलाइन होती है उसको क्या करती है, गुड क्वालिटी स्कूप्ड बनाती है। सो बायस फेसिंग, बाइंडिंग, बैंड या शेप्ड फेसिंग। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज शेप्ड फेसिंग। शेप्ड फेसिंग से क्या होगा कि जिस शेप में हम चाहते हैं अपना स्कूप आना, ठीक है, जिस भी शेप में हम चाहते हैं हम उसी शेप की फेसिंग बनाते हैं। सो बायस फेसिंग क्या होती है, जिसके अंदर हम बायस आपका क्या होता है 45 डिग्री का, ठीक है, डायगोनल, तो उससे हम क्या करते हैं, एज को अपना कवर कर लेते हैं। बाइंडिंग एक हेम होती है गारमेंट की जिसके अंदर हम रोल या प्रेस करते हैं और फिर एजिंग और ट्रिम किया जाता है स्टिचिंग को। इलास्टिक बैंड हमें पता है कि हम वेस्ट लाइन को, वेस्ट बैंड को सपोर्ट देने के लिए गारमेंट को उसको यूज़ करते हैं। और शेपिंग फेसिंग क्या होती है, हम पर्टिकुलरली आउटसाइड शेप को पीस ऑफ पेपर पे या पीस ऑफ फैब्रिक पे कट करते हैं ताकि एक नीट फिनिशिंग आए। Next question is, which criteria are used in legislation for treating juveniles differently from young adults? सिंपल सी बात पूछिए कि जो जुवेलाइन होते हैं उनको यंग एडल्ट से किस तरह से लेजिस्लेशंस में डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो ऑप्शंस है फिजिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल, इंटेलेक्चुअल या सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। कोड्स दे रखे हैं, करेक्ट कोड आएगा हमारा थर्ड, दैट इज ACD, फिजिकल, देन इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशो इकोनॉमिकल। ठीक है, बी कौन सा नहीं आएगा हमारा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं आएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब आती है, जब हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पर्टिकुलरली हर एक पर्सन की बढ़ जाती है, और वो मोस्टली हमारी कब होती है, जब हम एडल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने तो यहाँ पर क्या क्राइटेरिया पूछा था उन्होंने कि जुवेलाइन को किस तरह से अलग करना है। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है, जब हमारी ह्यूमन इन्फेंसी से लेट एब्डोमेन तक, लेट एडोसेंट तक वो बढ़ती रहती है और हमारी मोटर स्किल्स जो हैं वो बढ़ जाती है और हम प्यूबर्टी में पहुंच जाते हैं। इकोनॉमिकल हम आपको बता चुके हैं। इंटेलेक्चुअल कब होती है, जब हमारी ग्रोथ और एक्सपीरियंस के साथ हमें ग्रोथ होती है। और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट कब होती है, जब कोई भी पर्सन अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख लेता है कि किस जगह पे उसको अपने इमोशंस को किस तरह से शो करना है। नेक्स्ट 52 है, ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, इनको मैच करना है। बिलियार्ड क्लोथ, बर्लैप
चाइना सिल्क, हस्क, ये सारे हमारे क्या हैं, फैब्रिक्स हैं और किस के नेम्स हैं और कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं ये हमने बताना है। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, दैट इज बिलियार्ड क्लोथ है जो, उसको क्या बोलते हैं, पूल टेबल क्लोथ भी बोलते हैं। ऑल्सो इसका और नेम क्या है, पूल टेबल फेल्ट भी बोलते हैं। और इसको हम किससे बनाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वूल और यूजुअली नायलॉन, नायलॉन और वूल के कॉम्बिनेशन से बनता है। बर्लैप क्या होता है, ये हमारी रोप, नेट, सैंड बैग्स, कैमोफ्लेजेस, टेंट, क्लोथिंग, ड्रेपर्स, फर्नीचर, अपहोस्टली इंक्लूडिंग चेयर, आर्म चेयर एंड बैग्स, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होती है। और सपोर्ट के लिए सीटिंग, स्प्रिंग, बेंडिंग, बैकिंग, रग्स, ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती है। बर्लिप क्या है, एक डिज़ायर्ड फैब्रिक है हमारे क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स के लिए। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है, चाइना सिल्क। चाइना सिल्क क्या है, इसको हम ब्लाउजेज के लिए, लॉन्जरी के लिए और इवनिंग वियर्स के लिए यूज़ करते हैं। हस्क टाल क्या होता है, ये हमारे कॉटन के बने होते हैं, लिंट फ्री होते हैं लेकिन ये, और इसको यूजुअली हम विंडो को क्लीन और ड्राइंग डिशेस को ड्राइंग करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिग्रेशन एनालिसिस इज ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट। क्या होता है हमारा रिग्रेशन एनालिसिस, ये हमारा टेस्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ या डिफरेंट मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स को, टेस्ट करते हैं डिफरेंस अमंग द 3 डिफरेंट ग्रुप्स फॉर टेस्टिंग द एसोसिएटेड बिटवीन 2 वेरिएबल्स के बीच में टेस्ट होता है, या फिर आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क फैक्टर हमारे कैजुअल फैक्टर एनालिसिस से। सो करेक्ट ऑप्शन है 4, दैट इज फॉर आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर इन अ कैजुअल फैक्टर एनालिसिस। सो जो रिग्रेशन एनालिसिस होता है वो एक रिलायबल मेथड होता है जिसमें हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे वेरिएबल्स कैसे हैं, वेरिएबल्स का क्या इम्पैक्ट है हमारे टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड, और प्रोसेस जो होता है परफॉर्मिंग एक रिग्रेशन अलाउ करता है हमें किस चीज़ के लिए, कि टू कॉन्फिडेंटली डिटरमाइन विच फैक्टर मैटर मोस्ट, कि कौन सा फैक्टर ज़्यादा हमें इफेक्ट करता है और किसको हम इग्नोर कर सकते हैं और किससे हम इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा असर्शन रीजन दे रखा है क्वेश्चन, अ हार्वर्ड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डन ऑन वेल बीइंग प्रूव्स दैट। एक जो हार्वर्ड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की गई उसने क्या प्रूव किया कि गुड एजुकेशन अगर हम लेंगे तो वो हमारी वो एक वेरिएबल होगा हमारी सेटिस्फाइड लाइफ के लिए। और रीज़न उसका क्या दिया कि एकेडमिक अचीवमेंट जो है वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड होती है हमारी सक्सेस इन लाइफ की। अगर हमने एकेडमिक अचीवमेंट कर ली तो ऑटोमेटिकली हमें लाइफ के अंदर सक्सेस मिल जाएगी, तो इसको हमें कोरिलेट करना है। करेक्ट ऑप्शन है हमारे सेकंड, दैट इज दोनों हमारे इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट जो है वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टडी है हमारी डेवलप लाइफ के ऊपर, और रिसर्चर ने उसको कलेक्ट किया है अ कॉर्न्यूकोपिया ऑफ डाटा ऑन इट्स फिजिकल एंड मेंटल। और नेक्स्ट है हमारा उसका रीज़न जो है वो नेगेटिव किस लिए है, क्योंकि हमारा एकेडमिक अचीवमेंट जो होती है वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड होती है हमारी लाइफ सेटिस्फेक्शन से, और नेगेटिवली कोरिलेटेड होती है हमारी नेगेटिव इफेक्ट एट अ कंट्री लेवल पे। क्लियर। सो इसीलिए हमारे दोनों क्या रहेंगे, इनकरेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुटिंग द लास्ट फर्स्ट, मतलब सबसे पहले हमें पुट करना है लास्ट को फर्स्ट को। एक ये फिलॉसफी है पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट की, किसने प्रपोज किया था इसको, पॉल लेगन्स ने, एवरेट रॉजर्स ने, स्पेंसर हैच ने, या रॉबर्ट चैम्बर ने। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारा 4, दैट इज रॉबर्ट चैम्बर ने रूरल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बोला था पुटिंग द लास्ट फर्स्ट। तो रूरल पॉवर्टी क्या चीज़ थी, ऑफन अनसीन थी और अनप्रिसाइज्ड थी बाय आउटसाइडर्स, बाहर के लोगों को रूरल पॉवर्टी के बारे में कुछ नहीं पता था। तो डॉक्टर चैम्बर्स कंटेंट ने क्या कहा, रिसर्च की, साइंटिस्ट थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, फील्ड वर्क्स थे, उन्होंने रेयरली इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि रिचनेस और वैलिडिटी ऑफ रूरल पीपल नॉलेज और द हिडन नेचर ऑफ रूरल पॉवर्टी। एवरेट रॉजर्स ने क्या चीज़ दिया था हमारा, यहाँ पर हमने आपको बाकी सारे भी गिवन है, मतलब पुटिंग द लास्ट फर्स्ट जो हमारा रॉबर्ट चैम्बर्स ने दिया था रूरल डेवलपमेंट के लिए उसको तो हम एक्सप्लेन कर ही रहे हैं, लेकिन बाकी सब ने क्या क्या दिया था इस चीज़ के लिए भी आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले है एवरेट रॉजर्स ने डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन दिया था, 1931 टू 2004 तक ये रहे थे, और ये कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट थे, सोशलॉजिस्ट थे, राइटर थे और टीचर थे, एंड बेस्ट नोन थे किस चीज़ के लिए, अपनी थ्योरी अबाउट द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरीज के लिए। और इन्होंने क्या किया था, जिसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अर्ली अडॉप्टर और पायनियर के रूप में। देन हमारे स्पेंसर हैच, ये अप फ्रॉम पॉवर्टी इन रूरल इंडिया, एंड द किंग इन द येलो इज अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरी बाय अमेरिकन राइटर, दैट इज रॉबर्ट डब्ल्यू चैम्बर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा
56 द प्रैक्टिस ऑफ मैरिज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कीन ग्रुप क्लैन lineage villages and social क्लास इज नोन एज। जब भी हमारी प्रैक्टिसेस होती है अपनी ही बाउंड्री के अंदर, है ना, अपनी ही एक पर्टिकुलरली जैसे कास्ट, रिलीजन या अपना ट्राइब, इनकी बाउंड्री के अपने कीन ग्रुप, अपने ही क्लेन के अंदर, तो उस प्रोसेस को, सोशल क्लास के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सोगैमी, एंडोगैमी, हाइपोगैमी या हाइपरगैमी। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सेकंड, दैट इज एंडोगैमी। क्या क्या होते हैं इनको भी आप लिख सकते हैं। एक्सोगैमी हमारा क्या चीज होती है? ये हमारा कस्टम होता है मैरिज का आउटसाइड द कम्युनिटी या क्लैन। तो मतलब एक्सो मतलब बाहर, ठीक है, जब हम आउटसाइड करते हैं। एंडो मतलब क्या होता है? जब हम विद इन द लिमिट्स, अपने लोकल कम्युनिटी या क्लैन के लिमिट्स के अंदर करते हैं। हाइपो क्या होता है? जब हम अपने लोअर सोशल या इकोनॉमिक क्लास देन आर, मतलब हमारा जो भी क्लास है उससे हम लोअर से करते हैं शादी। या फिर हाइपर मतलब जब हम सुपीरियर कास्ट या क्लास से मैरिज करते हैं। Question number 57, which of the following is the secondary properties of fiber? Secondary properties of fiber, physical और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं वीडियो बनाने के लिए, तो होपफुली हम उसकी वीडियो जल्दी आपके पास लेके आएंगे। सो यहाँ पर क्या है? यूनिफॉर्मिटी, डेंसिटी, कोहेसिवनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ। साथ के साथ हम यहाँ पर आपको एक लिंक दे रहे हैं, हम क्वेश्चन आंसर्स की तो इसकी वीडियो ले ही आएंगे, लेकिन हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी ऑलरेडी एक फाइबर की वीडियो बनी हुई है, तो आप लिंक के अंदर इस वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर? सो यूनिफॉर्मिटी, डेंसिटी, कोहेसिवनेस और टेंसाइल, तो ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ पर, हमारा सेकेंडरी प्रॉपर्टी कौन सी आती है? हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सेकंड। हमारी सेकेंडरी प्रॉपर्टीज टेक्सटाइल फाइबर्स की कौन सी है? फिजिकल शेप, इलास्टिक रिकवरी एंड एलोंगेशन, रेजिलेंसी, फ्लेमेबिलिटी एंड अदर थर्मल रिएक्शंस, डेंसिटी, लस्टर, कलर, मॉइस्चर रिगेन। इसको ही ये काफ़ी ज़्यादा मोल्ड करके क्वेश्चंस को देते हैं। अरेंज करना है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन सीक्वेंस को। फीटल डेवलपमेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, एम्ब्रॉयक पीरियड, फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन एंड जर्मिनेशन पीरियड। सो जो करेक्ट हमारा सीक्वेंस है वो है हमारा फर्स्ट, दैट इज BEDFCA। आइए देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स क्या करते हैं? फॉर्मेशन होती है इनकी। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? ये हमारी फॉर्म करती है स्पर्म्स को, जबकि वो हमारे ओवा को फॉर्मेट करती है। और फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म और ओवा की, कहाँ फॉर्मेशन, एक जायगॉट बनता है ताकि वो क्या करे, फ्यूचर वो डेवलप हो एम्ब्रियो के अंदर। देन हमारा ओव्यूलेशन आता है जिसके अंदर रिलीज होता है एग, कहाँ पर? वुमेन्स की ओवरीज में। और आफ्टर द एग को रिलीज कर दिया जाता है तो वो फैलोपियन ट्यूब्स के दौरान ट्रैवल करता है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है हमारी स्पर्म के साथ की। और ओव्यूलेशन टिपिकली किस दिन? एक दिन तक ही रहता है और हमारे अकर करता है मिडल ऑफ द वुमेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, और 2 वीक्स बिफोर शी एक्सपेक्टेड टू गेट हर पीरियड्स। फर्टिलाइजेशन एक फ्यूजन होता है जिसके अंदर हैप्लॉइड गैमेट्स, एग्स और स्पर्म्स होते हैं और वो डाइप्लॉइड जाइगोट फॉर्म करता है। ये हमें देखना है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो नेचुरली होता है हमारी बॉडी के अंदर, और रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जो होती है वो हमारी बॉडी के बाहर की जाती है। ठीक है। जर्मिनल जो पीरियड होता है वो 14 डेज की लेंथ का होता है। कंसेप्शन से इम्प्लीमेंटेशन के बीच तक फर्टिलाइजेशन एग होता है। फर्स्ट 2 वीक्स जो होती है कंसेप्शन के उसको जर्मिनल स्टेज बोलते हैं। 3rd to 8 हमारा एम्ब्रॉयक बोलते हैं, और 9th to until बर्थ हमारा फीटल पीरियड बोला जाता है। इसके ऊपर भी हमारे ऑलरेडी एक वीडियो है जो हम आपको यहाँ पर आई बटन के अंदर प्रेजेंट कर देंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59, दैट इज ग्रास refers to grass, GRAS, generally recognized as supplement, generally recognized as safe, generally recognized as superior and generally recognized as starter. So correct option है हमारा second, that is generally recognized as safe. ये क्या चीज़ है? generally recognized as safe, that is part of food additives के अंदर जो अमेंडमेंट आई थी 1958 में उसके तहत थी है। और ये लॉ क्या रिक्वायर्ड करता था कि US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जो FDA है वो इंश्योर करे
रहे कि फूड एडिटिव्स कैसे हैं हमारे सेफ है। हमारे फूड एडिटिव्स ख़राब भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं और सेफ भी होते हैं। वो उसका कितना हम % यूज़ कर रहे हैं, कौन से को हम यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच लिस्ट 1 एंड 2 आर्टिकल्स गिवन है इसके अंदर, लाइक आर्टिकल 21A, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 एंड आर्टिकल 45। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। इसके अंदर हमें ये बताना है कि कब इनकी किन किन चीज़ों के लिए इन आर्टिकल्स को फॉर्म किया गया था। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा दैट इज फर्स्ट, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंटली 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड। आर्टिकल जो 21A रहा वो हमारा रहा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की सारे के सारे हमारे 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को क्या है फंडामेंटल जो एजुकेशन होनी चाहिए वो क्या रहनी चाहिए, फ्री रहनी चाहिए। इसी के तहत क्या है कई हमारे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर वो विदाउट फीस उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। आर्टिकल 23 एंड 24 हमारा क्या रहा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील किया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और 23 हमारे क्या हुआ, प्रोहिबिटेड हुआ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर भी। उन्होंने जितने भी लोग बैगर्स थे उनको क्या किया, ट्रैफिक मतलब उनको ज़बरदस्ती पकड़ के उनसे लेबर कराते थे, और उस चीज़ के लिए हमारा एक्सप्लॉइट करने के लिए बच्चों को ये लॉ बनाया गया। और 24 जो हमारा आर्टिकल था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोहिबिटेड किया था उन्होंने एम्प्लॉयमेंट, मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो होंगे वो फैक्ट्रीज में, माइंस में और हैजार्डियस जगहों पे कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। आर्टिकल 45 के अंदर क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि वो प्रोविजन देंगे किस चीज़ का, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन चिल्ड्रंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्विंग मशीन हैज सेरेगेटेड एजेस। किसके होते हैं सेरेगेटेड, मतलब दांतों जो उभरे हुए दांत होते हैं जैसे हमारे पिंकिंग सीजर के अंदर होते हैं, वो किसके होते हैं, प्रेशर फुट के, फीड डॉग के, थ्रॉट प्लेट के, ऑक्सीलेटेड हुक के। सो हम सबको पता है फीड डॉग के होते हैं, क्योंकि प्रेशर फुट क्या होता है, एक अटैचमेंट होता है हमारी स्विंग मशीन को जो होल्ड करती है हमारी मशीन को। फीड डॉग क्या होता है, क्रिटिकल कंपोनेंट होता है ड्रॉप फीड का स्विंग मशीन का, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो डायगोनल हमारे टीथ्स लगे होते हैं, ठीक है। और थ्रॉट प्लेट हमारी क्या होती है, ये हमारी निडल प्लेट या स्टिचिंग प्लेट भी इसको बोलते हैं, और इसको प्लेस किया जाता है मशीन की निडल और प्रेशर फुट के अंदर। ऑस्किलेटेड हुक की इसलिए हुक यूज किया जाता है ताकि हमारा फुल सर्कल जो है वो सीधी तरफ और उल्टी तरफ हमारा मूव करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द ग्रास स्टेन। इसके साथ सबसे पहले जो 61 क्वेश्चन है उसकी जो वीडियो है, ठीक है, उसकी वीडियो भी आपको आई बटन में यहाँ पर मिल जाएगी हमारी स्विंग मशीन के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर, क्लियर। तो आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। 62 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द ग्रास स्टेन। ग्रास स्टेन को रिमूव करने के लिए किसको यूज करना चाहिए, ऑक्सीलेटेड एसिड, मिथाइलेटेड स्पिरिट, हाइड्रोसल्फाइड या बोरेक्स। सो करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, दैट इज मिथाइलेटेड स्पिरिट को। ग्लिसरीन या मिथाइलेटेड स्पिरिट को यूज करते हैं रिमूव करने के लिए ग्रास स्टेन्स को, और मिथाइलेटेड स्पिरिट्स जो होता है वो कॉटन स्पंज ऑफ द ग्रास इन सबको नीट कर देता है। नायलॉन और रेयन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाफ वाटर और हाफ हमारा मिथाइलेटेड स्पिरिट को यूज किया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो रिमूव करता है इंक को, फूड स्टेन्स को और काफी सारे तरह के स्टेन्स को भी वो रिमूव करता है। ब्लड के लिए हम क्या यूज करते हैं, सोडियम पेरोक्साइड को यूज करते हैं, सोडियम हाइपोसल्फाइड को, और ट्राई सोडियम फॉस्फोरेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन को इस्तेमाल किया जाता है। और बोरेक्स हमारा किस चीज के लिए होता है, हमारे वाइट करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए अपने हमारे वाटर को, और रिमूव करने के लिए हमारे स्टेन्स को, और डिओड्राइज्ड योर वॉश को डिओड्राइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शन और रीजन दे रखा है कि अल्टरनेटिंग फिजिकल एक्टिव या क्वाइट एक्टिव जो हमारे दोनों हमारे क्या होते हैं, कौन से हमारी डेवलपमेंट अप्रोप्रिएट होती है प्री स्कूल चिल्ड्रंस के लिए। और रीजन बोला है कि यंग चिल्ड्रंस अटेंड स्पैम जो होती है वो छोटी होती है, एनर्जी भी उसकी क्या होती है, हाई रहती है। स्पैम छोटी होती है अटेंशन, लेकिन एनर्जी लेवल क्या होता है, हाई होता है, और देयरफॉर दे रिक्वायर्ड periodically चेंज, उनको एक्टिविटी के अंदर चेंज चाहिए ताकि वो बोर ना हो जाए। सो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा, दोनों करेक्ट है। दैट्स ट्रू कि यंग चिल्ड्रंस कैसे होते हैं, उनका जो टाइम स्पेन होता है वो कम होता है, और उनको ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए होती है, और थोड़े थोड़े देर बाद वो बोर हो जाते हैं, इसलिए उनको अपना अपना काम चेंज करना चाहिए। और हमारे क्या होता है, फिजिकल में हमारे एक्टिव और क्वाइट दोनों तरह की एक्टिविटीज़ होती है, जिसको हम एक्टिव प्ले या क्वाइट प्ले भी बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्लोज फेमस अटैचमेंट स्टडीज वर कंडक्टेड यूजिंग विच एनिमल या बर्ड। जो हार्लोज की फेमस अटैचमेंट स्टडी थी उसमें उसने किस एनिमल को, किस बर्ड को यूज़ किया था, पिजन, रैबिट या मंकी। सो उसने मंकी को यूज़ किया था क्योंकि हार्लोज 1958 में उसने स्टडी किया था किस चीज़ के लिए, न्यू बॉर्न र्यूसिस मंकी बॉन्ड विद देयर मदर्स की मदर्स का बॉन्ड कैसा होता है अपनी, सॉरी मंकीज का बॉन्ड कैसा होता है अपनी मदर्स का के लिए। तो उसने ऐसे ही बच्चे का बॉन्ड अपनी माँ के लिए किस तरह से होता है, ये एक बिहेवियरल थ्योरी थी अटैचमेंट की, जिसको सजेस्ट किया था कि जो इन्फेंट होता है उसका जो कैरियर होता है वो फूड होता है, उसकी मदर होती है, इसलिए उसका न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, कंफर्ट, सोशलाइजेशन सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, उसकी माँ के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। हमारा जो एक्ट था वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस किस में पास हुआ था, 2001, 5, 10 और 15। सो करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, दैट इज 2005, जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डेमोक्रेटिक वायलेंस एक्ट 2005 में हमारा हुआ था, और ये प्रोटेक्ट करना था वुमेन्स को ताकि डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ नहीं की जाए। सो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, कीप लर्निंग। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।